यूपी में योगी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिली है। वहीं दूसरी ओर कई मंत्रियों के प्रमोशन भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। दरवाजे पर बजता ढोल नगाड़ा और झूमते लोग। ये दृश्य है बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश राणा के शामली स्थित आवास का, जिन्हें योगी के आज के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी जश्न का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और मंत्रियों के परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। इस बार आगरा जनपद से मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह मिली है। प्रमोशन पाकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने न्यूज 18 से बातचीत में संगठन के साथ मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने एक सामान्य परिवार में पैदा हुए सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। राजभवन में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 18 नए चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, अनिल राजभर, भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, कमला रानी वरुण को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, अनिल राजभर और भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कमला रानी और राम नरेश को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जी, आप लोगों का सबका स्नेह है। पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस रूप में काम करने का अवसर दिया है, तो पिछले 2.5 साल से स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व दिया उसे कर रहे थे। सरकार की जो भी प्राथमिकताओं की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसे पूरा करेंगे। आपने जब मुझसे पूछा कि आपका नाम चल रहा है तो मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि हम तो पहली बार विधायक बने। और मैं आज आभार प्रकट करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें नीलकंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान, रविंद्र जायसवाल शामिल हैं। राज्य मंत्री के रूप में 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जिम्मेदारी बदलती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की मिलती रहती हैं भूमिकाएं। पार्टी नेतृत्व अच्छे के लिए करता है और निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल पहले से ही बहुत अच्छा और शानदार काम कर रहा है। उसमें मुझे भी एक गिलहरी की भूमिका मिली है, उसको अच्छे से निभाने का प्रयास होगा। पहले मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं कि 4 दिन पहले सबसे पहले आपके ही चैनल ने मेरा नाम चलाया और आपने लिखा कि कपिल देव के नाम पर मोहर लगी। मुझे नहीं मालूम था, कोई फोन तब तक मेरे पास नहीं आया था। वहीं 11 को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनमें अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदयभान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रमाशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह। योगी मंत्रिमंडल के हुए इस पहले विस्तार में पुराने चेहरे योगी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। वहीं नए चेहरे राज्य में विकास की गति तेज करने की बात कह रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में फेर बदल किया है। रिपोर्ट न्यूज 18। तो यूपी की योगी सरकार में आज 23 चेहरे शामिल किए गए। इसमें कईयों को तो राज्य मंत्री तो कईयों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार मिला। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए योगी ने यूपी की सियासत के जातीय समीकरण को साधने का काम किया है। महेंद्र सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं। कहते हैं कि यूपी की सियासत को साधने के लिए राज्य के जातिगत समीकरण को साधना जरूरी हो जाता है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में इसकी झलक साफ दिख रही है। इस विस्तार में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है।
23 मंत्रियों में से 6 ब्राह्मण, 4 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 10 दलित और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 10% है। योगी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए 6 ब्राह्मणों को मंत्री पद दिया है। योगी बखूबी समझते हैं कि राज्य में 18% मुसलमानों की तुलना में 10% ब्राह्मण अधिक राजनीतिक ढंग से वोट डालते हैं। सूबे में क्षत्रिय की संख्या करीब 8% है। हालांकि संख्या के हिसाब से ये सूबे की बड़ी जाति नहीं है। सूबे की सियासत में सियासी लिहाज से क्षत्रिय समाज का असर है। क्षत्रिय सामाजिक रूप से दबदबे वाले और ग्रामीण इलाकों के उच्च प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस समाज को साधते हुए 4 लोगों को मंत्री बनाया है। वहीं सूबे में वैश्य वोटरों की संख्या 4% है। सूबे के कई सीटों पर ये चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस समाज के 3 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वहीं सूबे में संख्या के लिहाज से सबसे दमदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले दलितों को कैबिनेट विस्तार में ज्यादा भागीदारी दी गई है। योगी सरकार ने 10 दलितों को मंत्रिमंडल में जगह देकर ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को जातिगत नजरिए से साधने में उनका कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। परिवार वालों को जब योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की सूचना मिली तो उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चित्रकूट, संत कबीर नगर और कानपुर की। चित्रकूट से सदर विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जबकि संत कबीर नगर से विधायक श्रीराम चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं कानपुर से अजीत सिंह पाल को योगी कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने तेजी से हो रहे विकास कार्यों की योजनाओं की भी चर्चा की। एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक उदाहरण बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने 2016 में जो बिडिंग की प्रक्रिया हुई थी उसमें 15,200 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान में उससे चौड़ा, उससे लंबा एक्सप्रेसवे मात्र 11,800 करोड़ रुपए में हम बना रहे हैं और अगस्त 2020 में हम मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए भी खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम लोग 2 महीने के अंदर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और गंगा एक्सप्रेसवे जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, वह अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रथम तिमाही के अंदर ही हमारा प्रयास होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हम कार्य करेंगे। आज मंत्रिमंडल का ये पहला हमारा एक्सपेंशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे 18 नए चेहरे सामने आए हैं। हमारे जो सहयोगी विधायकगण थे, विधान परिषद के सदस्यगण थे, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है। साथ साथ 5 हमारे साथियों को हम लोगों ने प्रमोट किया है, जिसमें 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में, और एक राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में हमने आज उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। इधर फिरोजाबाद जनपद में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिकोहाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने रोजगार मुद्दे के साथ साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। आप हिसाब लगाना, डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ उसमें कितना वसूल रही है सरकार, और पिछले कई वर्षों से खाद की बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो। बताओ क्या हिसाब है उसका। और अभी बिल नहीं आया, बिजली वाला जो इधर से आवाज आ रही थी, अभी अगले महीने से आएगा। अब आपके पास नहीं है मौका, अब मिलेगा 22 में। अब तो साथ इसलिए रहोगे कि नौकरी नहीं मिलनी है भाजपा की सरकार में।
लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ यूपी कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेस नेताओं ने रिक्शा चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। सड़कों पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस ने कांग्रेसियों के रिक्शे रुकवाकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस बीच हल्की झड़प भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर बुधवार को 9वें दिन सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपने तर्क रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर हमेशा मंदिर ही रहता है। रामलला की संपत्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मूर्ति किसी की संपत्ति नहीं है, मूर्ति ही देवता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रामलला नाबालिग हैं। ऐसे में नाबालिग की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत 6 अगस्त से ही इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है और इसके तहत हफ्ते में 5 दिन मामला सुना जा रहा है। आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के SP सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से अब रिपोर्ट भी मांगी है। आजम खां के घर पर नहीं मिलने की वजह से नोटिस तामील नहीं होने की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर को होनी है। जुलाई में बीजेपी नेता जयप्रदा ने अपने वकील अमर सिंह के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वेलकम बैक। हाईटेक शहर में न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया था। उसकी तस्वीर न्यूज 18 ने 10 अगस्त को भी दिखाई थी। उसके बाद आज दोबारा से फिर से न्यूज 18 उन्हीं जगहों पर जाकर रियलिटी चेक किया तो तस्वीर आश्वासन के बाद भी बदली हुई नहीं दिखाई दी। यूपी के हाईटेक शहर नोएडा की देखरेख करने वाले अधिकारियों की नाकामी का न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया है। आश्वासन मिला था कि खामियों को सुधार कर लोगों को सुविधा दी जाएगी, फिर भी सुविधा के नाम पर असुविधा का बोर्ड लगा हुआ है। नए होर्डिंग्स का बाजार सज चुका है और विज्ञापन कंपनियां प्रचार कर मुनाफा कमा रही हैं। बंद कर रखा है, किसी को पता ही नहीं रहता कि लिफ्ट चल रही है नहीं चल रही है। और जो बूढ़े लोग आते हैं वो भी सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ये काफ़ी दिक्कत होती है कि जैसे ओल्ड बंदे हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, उनको दिक्कत होती है कि लिफ्ट बंद पड़ी, काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है और क्रॉस करने का कि यही ब्रिज है वाला। हाँ जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन सीढ़ी से आके आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट अभी नहीं चल रहा है। लिफ्ट चलने से ये होगा कि इजीली हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, हमारा टाइम आराम से बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लिफ्ट नहीं चले तो मरीजों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आम आदमी को भी दिक्कत हो रही है। ये मरीजों को भी परेशानी पड़ती है और पेशेंट को भी परेशानी पड़ती है कि जाने में, क्रॉस करने में, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का दर्द सुन लिया तो चलिए अब न्यूज 18 के रियलिटी चेक की तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। सेक्टर 71 से सेक्टर 52 को जोड़ने वाला ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया गया। विज्ञापन कंपनियों ने बाजार का लाभ उठाने के लिए प्रचार का ठिकाना खोज लिया और लोगों के लिए असुविधा का द्वार खोल दिया। आप खुद देख सकते हैं ये 71 वाला ब्रिज है। ये जो सड़क है ये 62 की तरफ जाती है, 71 का ब्रिज है। इस ब्रिज में जब हम पिछली बार आए थे अभी कुछ दिन पहले तो भी इस ब्रिज की कंडीशन यही थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, एक्सीलेटर का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक बदलाव यहाँ पे ज़रूर हुआ है कि पहले जो विज्ञापन अंदर की साइड लगे थे अब वो विज्ञापन बाहर की साइड इन्होंने फ्रंट में लगा दिए हैं। अब सेक्टर 62 चलते हैं। सामने फोर्टिस अस्पताल है। इस ब्रिज से आम लोगों के साथ मरीजों का भी आना जाना लगा रहता है। नोएडा अथॉरिटी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हर ब्रिज पर एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए, फिर भी असुविधा के लिए खेद है। ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हमने पिछली बार भी आपको ये ब्रिज दिखाया होगा कि इसमें ना लिफ्ट काम कर रही है और ना ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का अभी भी काम चल रहा है। ये वो ब्रिज आप देख सकते हैं, ये वो ब्रिज है जो 62 से 52 को जोड़ता है।
पब्लिक की सुविधा के लिए यहाँ पे लिफ्ट लगाई गई है और विज्ञापन कंपनियों को इनका ठेका दिया गया है कि इनकी मेंटेनेंस का खर्चा ये उठाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट की हालत, ये देख सकते हैं, मैं दबा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप साफ तरीके से, ये लिफ्ट नहीं चल रही है। सवाल है कि क्या नोएडा प्राधिकरण और विज्ञापन कंपनियां मिलकर लोगों की भावनाओं से खेलकर अंदर खाने मालामाल हो रही हैं? नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने चेतावनी दी थी कि खामियां मिलने पर कार्रवाई होगी। सुना है कि मैडम लोगों की सुविधाओं को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। गाहे बगाहे अधिकारियों को फटकार भी लगा देती हैं ताकि राउडी राठौर वाली इमेज पर बट्टा न लगे। इसीलिए न्यूज 18 ने एक बार फिर से रियलिटी चेक किया तो आश्वासन के बाद की असल तस्वीर वैसी ही नजर आई जैसी 10 अगस्त को दिखाई थी। आए दिन न्यूज़ 18 ने ये खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से विज्ञापन कंपनियां लोगों को और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जब हमने इस विषय पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमेशा की तरीके से बात करने से मना कर दिया। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 10 दिन बीत गए, इसके बाद भी हालात नहीं बदले हैं। तो एक बार फिर से हम तस्वीर आपके सामने रखी है। कोशिश यही रहेगी कि न्यूज़ 18 की कि एक एक तस्वीर आपको आगे भी हम दिखाते रहे। उम्मीद जताते हैं कि कम से कम अब तस्वीर जरूर बदले। बढ़ेंगे आगे, खबर वाराणसी से लेंगे। वाराणसी में गंगा एक बार फिर से उफान पर है। उसके चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। गंगा में उफान के चलते वरुणा में भी दबाव बढ़ा है और इसके चलते वरुणा किनारे गरीब बुनकर बस्तियों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। कल 3 बजे से पानी बढ़ने शुरू हुआ है और 4 बजे भोर में से सर इतना तेजी में बढ़ रहा है कि हम लोग सामान लेके रात से आधा सामान ढो दिए हैं और फिर अभी सुबह से निकाल रहे हैं। सुबह से हम लोग इसी में परेशान बने हैं। अभी कुछ सामान जाके हम लोग रोड पे रखे हुए हैं। कहाँ जा रही हैं आप लोग? रोड पे जा रहे हैं सर। कहाँ रहेंगी अब वहीं पे झोपड़पट्टी लगा के रहेंगे। हमेशा पानी आता है इस पर, हर साल पानी आता है। गरीब कहाँ जाएगा? अभी किस चीज़ का पानी आया? बरसात का है या बाढ़? नहीं, बाढ़ का पानी है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत निकाले, सामान बहुत दिक्कत हुआ निकाले में। काशी में गंगा उफान पर है और करीब 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही गंगा ने घाट से लेकर मड़ियों तक, मंदिर से लेकर मड़ियों तक सबको अपनी आगोश में ले लिया है। हम इस वक्त 80 घाट पर खड़े हैं जहां पर रोज सांस्कृतिक आयोजन होते हैं और ये मुख्य मंच है जो सबसे ऊपर है और ये पूरा मंच डूब जाने से आप बाढ़ का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ जो मुख्य मंच है वहाँ पर अब नाव बांध दी गई है और जहाँ पर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोगों की चहलकदमी होती थी, वो पूरा इलाका, पूरा प्लेटफॉर्म अब गंगा में समा गया है और यहाँ से लेकर राजघाट तक जितने भी मंदिर और मड़ियाँ थे वो भी अब नदी में समा गए हैं। फिलहाल कब तक ये बाढ़ का पानी खत्म होगा, कब तक गंगा का जल स्तर कम होगा, इसके बारे में पुष्ट और प्रशासनिक जानकारी अभी नहीं दी जा पा रही है। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में काशी में घाट किनारे रहने वाले लोगों के लिए संकट खड़ा होगा। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन जो तटवर्ती इलाके थे वहाँ की बिजली काट दी है ताकि कोई अनहोनी ना हो और फिलहाल अलर्ट मोड पर रखते हुए एनडीआरएफ और पीएसी की जो टीम है उसको तैनात कर दिया गया। पीएसी की टीम भी 84 के 84 घाटों पर जो मुख्य सेंटर पॉइंट है वहां पर तैनात है और सबको इंतजार है कि किस तरीके से गंगा का जल स्तर कम हो ताकि जो बनारस की घाट किनारे की जिंदगी है वो फिर अपनी पटरी पर लौट सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और देखिए जन्माष्टमी पर अपने बच्चे को न्यूज़ 18 पर लाइव सजाए कान्हा के रूप में अपने 12